नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। परिवहन समिति ने इसको लेकर अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है। 2011 की जनगणना के आधार पर ही निकाय चुनाव होंगे, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बीजेपी संगठन हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। निकाय चुनाव के अलावा पंचायत चुनाव और कॉर्पोरेट के चुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी संगठन के माध्यम से लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटी है। ये देखिए सरकार हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा सरकार चुनाव के लिए तैयार रहता है। हम हमेशा पब्लिक के बीच में रह के लगातार संगठन के काम को आगे बढ़ाते हैं। बूथों पे हम काम करते हैं। तो अभी सिर्फ एक चुनाव नहीं है, अभी तो उसके बाद पंचायत के चुनाव है, फिर कोऑपरेटिव के चुनाव होंगे। लगातार अब चुनावी वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन के माध्यम से चुनाव की तैयारी में भी लगी हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड की निर्दलीय जनता हमको आशीर्वाद भी देगी। उत्तराखंड में आपदा के समय पहाड़ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता भी नजर आता है। वहीं हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर घेरा। इसमें उन्होंने भू कानून व्यवस्था, भू कानून, बेरोजगारी जैसे विभिन्न मुद्दों पर भी सरकार को घेरा है। विधायक हरीश धामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपदाओं का भी दौर देखा जा रहा है उत्तराखंड में, जिस तरह से पहाड़ भी दरक रहे हैं, कई मार्ग भी बंद हैं। आप भी ऐसे ही क्षेत्र से आते हैं जहां पर आपदा हमेशा ही रहती है। किस तरह की व्यवस्थाएं भी हैं, क्योंकि राज्य सरकार दावे तो कर रही है कि हमने सड़कें पहुंचा दी हैं, हमने चीज़ें बेहतर कर दी हैं। आप किस तरह से देखते हैं उन सब चीज़ों को? देखिए, जो छोटी मोटी समस्याएं थी, रास्ते जो ब्लॉकेज थे वो तो खुल चुके हैं। अभी जो मेजर समस्या हैं, जहाँ पर बड़े पुल बह गए हैं या यहाँ जहाँ पे हमारे उच्च हिमालय क्षेत्रों में है, जहाँ पे अभी भी कई जगह मार्ग अवरुद्ध हैं, उसको खोलने की बात हुई है। तो निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि जल्दी इन मामलों को हम पार कर लेंगे। और सबसे बड़ा चिंता का विषय है पुनर्वास का, जो काफ़ी बड़े मात्रा में पुनर्वास होना है। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि जिला प्रशासन के पास उतनी बड़ी टीम है जो उसका जो है भूगर्भीय जांच करे, उसके सर्वे कर सके और उनको तत्काल जो है पुनर्वास की प्रक्रिया कर सके। तो इसके लिए मेरा विशेष रूप से सरकार से विशेष अनुरोध है कि वो तमाम विकास खंडों पर जो है भूगर्भीय जांच के लिए जो है एक अन्यत्र टीम भी गठित करे, ताकि संयुक्त रूप से उसकी जांच हो सके और वहाँ पर जो लोगों को पुनर्वास होना उसको वो हो सके। और जो पुल हैं या जहाँ पे काफ़ी जो पैदल रास्ते जो डैमेज हो गए हैं, उसके लिए जो है टेक्निकली टीम भेजकर तत्काल उनके काम शुरू कर सके, ताकि आने वाले समय में वहाँ के लोगों को राहत मिल सके। सर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अक्सर आप सरकार को घेरने का काम करते हैं। किस तरह की दिक्कतें आती हैं आपके क्षेत्र में, जब स्वास्थ्य में भी सुविधाएं नहीं मिल पाती और फिर जब शिक्षकों की भी तैनाती नहीं हो पाती आपके क्षेत्र में? देखिए, दोनों ही बड़े गंभीर और चिंता का विषय है। आज अगर सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है तो स्वास्थ्य और शिक्षा के कारण है। और शिक्षा का तो हालत ये है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 10 सितंबर तक हम सारे विद्यालयों में प्रवक्ता भेज देंगे। प्रवक्ता तो छोड़िए, अभी प्राइमरी के टीचर नहीं आ पाए हैं, एलटी में जो है टीचर नहीं आ पाए। और परसों ही 4 दिन पहले मेरे को क्षेत्र से लोगों का फ़ोन आ रहा था कि एक गांव है हमारा ढिमरीमा, उस एरिया में जो है टीचर ने 28 तारीख को ज्वाइनिंग ली मुंशियारी में खंड भी उस पर शिक्षा अधिकारी के यहाँ, उसके बाद से अभी तक वो विद्यालय नहीं पहुँचा। तो इस तरह की जो प्रक्रिया हो रही तो ये गलत है। और मेरा तो ये कहना, सरकार सीधे तौर पे ये करे, जिसकी जहाँ नियुक्ति होती है अगर नहीं जाता उसको टर्मिनेट करें, वेटिंग लिस्ट वाले को जो है जारी कर दें और उसको टर्मिनेट के साथ ऐसी व्यवस्था करें कि वो अगली बार कभी भी शिक्षा विभाग के लिए अप्लाई न कर सके। इस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए। और दूसरा, जिसका ट्रांसफ़र होता है वो अगर नहीं जा रहा है तो उसको बीआरएस भेज दे, घर भेज दे, नए लोगों को नियुक्तियाँ होगी, जिससे कि शिक्षा की व्यवस्थाएं सही होंगे। आज देख रहा था मैं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन भी, गांधी जयंती जी के दिन भी लोग तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आखिर पहाड़ के लोगों ने इतनी बड़ी क्या गलती कर दी जो उनको इस तरह की सजा दी जा रही? उनके यहाँ जो टीचर थे उनको हटा दिया, उसके जगह पर आप किसी टीचर को नहीं भेज पा रहे हैं। वैसे स्वास्थ्य विभाग का हाल है, अगर किसी को मामूली सा बुखार भी होता तो वो रिफर सेंटर बन गए। चाहे हमारा जिला मुख्यालय का हॉस्पिटल क्यों ना हो, वो भी रिफर सेंटर बन गया, सुशीला तिवारी भेज देते हैं। और सुशीला तिवारी से लोग या तो एम्स भेज देते हैं या फिर राममूर्ति बरेली के लिए भेज देते हैं, जिसमें आम आदमी का बड़ा जीना दुर्भर हो गया है। आम आदमी उस स्वास्थ्य सेवाओं को जो फीस हैं, जो भारी भरकम चार्जेज लगते हैं, वो वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे लोग बहुत दुखी हैं। मेरा सीधे सीधे तौर पर ये कहना है कि अगर इन पर कार्रवाइयाँ नहीं होती तो आने वाले जब विधानसभा सत्र चलेगा तो उस समय मंत्री जी को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और निश्चित तौर पे
मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, अगर अध्यापकों की नियुक्ति नहीं होती है, स्वास्थ्य विभागों में अगर डॉक्टरों की नियुक्तियाँ नहीं होती हैं, तो निश्चित तौर पे मैं खुद जो है स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री के घर पर बैठ के आमरण अनशन करूँगा। सर, अपराध की घटनाएं भी हम देख रहे हैं दिनों दिन प्रदेश में बढ़ रही हैं। ऐसे में क्या उत्तराखंड सरकार अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है? किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? देखिए, अपराध की घटनाओं के लिए अपराधियों की कोई जाति है वो नहीं होती, अपराधी तो अपराधी हैं। मेरा सीधे सीधे तौर पे ये कहना है, जो अपराध करते हैं उनको जो है सीधे तौर पे दंड दिया जाना चाहिए, और उसके लिए आपको सिस्टम को बदलना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि कई लोग एक ही थाने पे, एक ही जो है चौकी पे कई वर्षों से बैठे हैं। उसका टाइम पीरियड रखना चाहिए भाई, फिक्स टाइम, वो इतने दिन वहाँ रहे, ताकि उससे जो है कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। अगर एक आदमी एक ही जगह पर 8-8, 10-10 साल रह रहा है, तो अपराधिक भी उसकी गतिविधियों को जानते हैं भाई ये किस टाइप का अधिकारी क्या है, तो उससे कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ रहा। तो मेरा ये मानना है कि हर जो है 6 महीने, साल भर में परिवर्तन होना चाहिए, नए लोगों को नई जगह पर नियुक्तियाँ देनी चाहिए, और पुलिस कप्तानों को इस पर जो है मॉनिटरिंग करना चाहिए कि कहाँ पे भाई क्राइम बढ़ रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, और कहीं पर अगर बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या है, उस पर भी समीक्षा होनी चाहिए। तो इन चीज़ों में जब तक ये ध्यान नहीं देंगे तो उत्तराखंड राज्य में अपराध कम नहीं हो पाएंगे। राज्य सरकार रोजगार के दावे भी कर रही है। हाल फिलहाल में ये भी कहा गया है कि यूपीएससी के माध्यम से भी आप परीक्षाएं कंडक्ट करा रहे हैं। किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? क्या आपके जो क्षेत्र के युवा हैं उनको रोजगार मिल पा रहा है? देखिए, रोज़गार एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और रोज़गार में मैं देख रहा हूँ कि अभी वर्तमान में जैसे उत्तराखंड का इस बार पीसीएस के रिजल्ट निकले, बहुत अच्छे निकले हैं, और वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के हित के लिए निकले हैं, वो तो अच्छा है, उसमें मैं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो नई जो परीक्षाएं निकल रही हैं उस पर भी जो है कड़ी निगरानी सरकार को रखनी चाहिए, और निष्पक्ष तौर पर अगर नियुक्तियां होंगी तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए शुभ होगा, और उत्तराखंड राज्य के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन पलायन भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, घटना चाहिए था, उल्टा बढ़ रहा है। देखिए, पलायन तो जब तक आप पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और वहाँ रोजगार के अवसर नहीं खोलेंगे, और जो उत्तराखंड राज्य जिसके लिए बनाया गया था, उत्तराखंड राज्य जब अलग हुआ तो आपने कहा था हमारी इकॉनमी, टूरिज्म और जो है पर्यटन और जो है विद्युत प्रदेश और यहाँ का जो है हर्बल प्रदेश होगा। इनमें से अभी भी किसी में भी काम नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे विद्युत परियोजनाएं अगर बनाए जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ के बेरोजगारों को अन्य राज्यों में रोजगार के लिए जाना पड़ेगा, बल्कि अन्य राज्य के बेरोजगारों को भी उत्तराखंड राज्य दे सकती है। इसके लिए उत्तराखंड सक्षम है। इसी तरह पर्यटन में, पर्यटन की अगर स्पष्ट नीति बने, पर्यटन से वहाँ के बेरोजगार युवाओं को जोड़ा जाए तो निश्चित तौर पर पर्यटन में भी अपार संभावनाएं रोजगार के हैं। इसी तरह हर्बल की बात है, उत्तराखंड में इतनी जड़ी बूटियाँ हैं, इतनी औषधियाँ हैं, अगर उसको सही तरीके से, जो पहले समय में विशेषज्ञ एक सस्ता होती थी इसकी जड़ी बूटियों की, जिसके माध्यम से इनका दोहन होता था, तो एक तरीके से अगर इन जड़ी बूटियों में भी अगर हम लोग काम करें तो यहाँ उस पर भी पर्वतीय क्षेत्रों में, अन्य जगहों पर काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। और एक पहाड़ से पलायन का सबसे बड़ा कारण है जंगली जानवर और आवारा पशु। जब तक हम ये जंगली जानवरों के लिए कोई प्रबंध नहीं करेंगे, आवारा पशुओं के लिए प्रबंधन नहीं करेंगे, तब तक पलायन रुकना संभव नहीं। सर, भू कानून की लगातार मांग होती रही है। हालांकि मुख्यमंत्री भी सामने आते हैं और कहते हैं कि सख्त भू कानून लेकर के हम आएंगे, लेकिन लंबे समय से सर मांग चल रही है इस ओर, आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, अगर उत्तराखंड राज्य को बचाना है, उत्तराखंड राज्य का अस्तित्व अगर बचाना है तो भू कानून लाना ही पड़ेगा। और जिस दिन भू कानून उत्तराखंड में लागू होगा उस दिन ये मान के चलिए कि उत्तराखंड राज्य का अपने अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। अन्यथा अगर भू कानून नहीं लगा, अगर सशक्त कानून नहीं बना, तो उत्तराखंड के विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र के लोग, जो बड़े बड़े होटल बनेंगे, जो बड़े बड़े वहाँ पे जो व्यवसाय होंगे, उस पर केवल गार्ड के रूप में देखेंगे, और वो एक उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा। इसलिए मेरा विशेष रूप से मेरा भू कानून जो जितने भी लोग मांग कर रहे हैं उसके अभी समर्थन है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि वो युवा मुख्यमंत्री हैं और अपना बड़ा दिल दिखाएं और उत्तराखंड में भू कानून जल्दी से जल्दी लागू करें। सर, अंतिम सवाल मेरा ये है कि उपचुनाव भी होने हैं केदारनाथ सीट पर, निकाय चुनाव भी होंगे भविष्य में, किस रूप में आप देख भी रहे हैं, और तैयारियां कांग्रेस पार्टी की किस तरह की है? देखिए, उपचुनाव चाहे केदारनाथ का उपचुनाव है या फिर उत्तराखंड में निकायों के चुनाव है, इस बार कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस विजय रहेगी, क्योंकि अब समय कांग्रेस का लौट रहा है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस इस बार अपने नए फ्लेवर में दिखेगा और कांग्रेस विजय के रूप में यहाँ पर दिखेगी। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए हरीश धामी जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया है कि किस तरह की दिक्कतों का सामना पहाड़ में करना पड़ता है और राज्य सरकार क्या काम कर रही है और क्या नहीं कर रही है, उस पर भी उन्होंने बातचीत की है।
हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। उत्तराखंड में कुछ दिन पहले हुए साइबर हमले के बाद प्रदेश की तमाम ऑनलाइन वेबसाइट हैक हो गई थी, जिससे सरकारी कामकाज काफी दिनों तक प्रभावित रहा। वहीं साइबर हमले को लेकर पुलिस महानिरीक्षक अपराध और कानून नीलेश आनंद भरणे का कहना है कि इस अटैक से सबसे पहले सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद तत्काल सिस्टम को चेक किया गया और पिछले कुछ दिनों से लगातार जांच जारी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस की सारी वेबसाइट सुरक्षित है और जांच में केंद्रीय जांच एजेंसी पूरी मदद कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस का सारा लक्ष्य जांच करने में है और जांच प्रक्रिया चल रही है। हो गई थी, खुल नहीं रही थी, उसमें एक ईमेल था जिसमें एसआईटी हमने गठित की हुई है, इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें एक जो फाइल लॉक हो गए थे हमारे आईटीडीए के कुछ विभिन्न जो विभाग जिसमें कार्य करते हैं, जो प्रमुख साइटें जहाँ पे होस्ट होती है वर्चुअल मशीन्स पे ये कार्य होता है, तो वो ठीक से रन नहीं हो पा रही थी। तो उस पे सभी पे जो है वो स्कैनिंग करके जो है वापस से जो है वो सिस्टम को हमने लगभग रिस्टोर कर दिया। अभी सारी जो जितनी हमारी एप्लीकेशंस है वो सारी नॉर्मलाइज्ड हो गई है, सही से चल रही है। अभी पूरा जो है हमने केंद्रीय जांच एजेंसी से भी जो है वो संपर्क किया है, समन्वय किया है, जिसमें जो है हमारी सर्टिन की टीम है, एनआईए है, इसके अलावा I4C है। इनके साथ जो है वो हमने सारा सिस्टम लगभग नॉर्मलाइज्ड हो गया है और अभी जांच जो है इसमें तेजी से आगे बढ़ रही है। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में जन समस्याएं सुनी हैं। इसको लेकर उन्होंने जनता दरबार लगाया। इसमें कई फरियादियों ने अपनी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया है। जनता दरबार में कुल 135 शिकायतें मिली। जिलाधिकारी ने अधिकतर समस्याओं का निपटारा मौके पर ही कराया। बता दें कि ज्यादातर शिकायतें भूमि कब्जा, सीमांकन, आपसी विवाद और आपदा से संबंधित थी। वहीं डीएम ने संबंधित अधिकारियों को लोगों की शिकायतों और समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जनता दरबार लगाने का उद्देश्य यही है कि हम लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुनें और उनका निस्तारण करें। जो मौके में निस्तारण किया जा सकता है वो यहीं पर हो जाए, जिससे उसको तत्काल रिलीफ मिल जाए और जिसमें टीम तत्काल रवानगी के उपरांत लोगों की समस्याओं को हल कर सकती है। कोई स्पॉट इंस्पेक्शन करके तुरंत रिपोर्ट ला सकती है, कोई इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करनी है। हमारे नगर निगम, पुलिस, एसडीएम, तहसीलदार सब यहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई विद इन अ डे की संपन्न करवाने की कोशिश करते हैं। और कुछ कंप्लेंट्स होती हैं कि जिसमें रिकॉर्ड या फैक्ट्स कॉल करने पड़ते हैं, उसके बेसिस पे एग्जामिन करके फिर डिसीजन लिया जाता है। तो ये 3-4 प्रकार के हमारे प्रकरण रहते हैं। वहीं देहरादून जिला प्रशासन ने पलटन बाजार में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए बजट जारी कर दिया है। डीएम देहरादून सविन बंसल ने बताया कि पलटन बाजार में 12,05,606 रुपए की लागत से 22 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे पलटन बाजार से धामावाला मार्ग में 15 अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द ये सीसीटीवी लगाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि बीते दिनों पलटन बाजार में सामने आई विवादित घटनाओं के मद्देनजर निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से सीसीटीवी लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, जो एक बिडिंग का एक साइकिल होता है, तो उतना तो मिनिमम टाइम हर एक कार्य में लगता है। इसमें एसएसपी साहब फुली कमिटेड हैं सुरक्षा को लेकर और बाजार में किसी भी तरह के अनटोवर्ड इंसिडेंट पे नजर रखने के लिए। तो इसमें जॉइंटली प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द वहां पे ये इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हो सकें। उधर विकासनगर में उप संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया है। चेकिंग अभियान के दौरान 4 वाहन सीज किए गए, साथ ही कई वाहनों का चालान भी काटा गया। बता दें कि चेकिंग अभियान में खास तौर पर ओवरलोडेड सवारी वाहन, ओवर स्पीड वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत अन्य राज्यों से बिना टैक्स आने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। आज हम सुबह ही जो अनियंत्रित ट्रैफिक चल रहा है उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। विशेषतः जो ट्रैक्टर और अन्य वाहन जो अन्य राज्य से हिमाचल से आ रहे हैं, विदाउट टैक्स आ रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमने 4 वाहन बंद किए हैं और 12 चालान किए हैं। बाकी कार्रवाई गतिमान है, अभी लगातार अभियान चल रहा है। हरिद्वार के लक्सर मार्ग स्थित
जगजीतपुर गांव में एक शराबी के लिए उस वक्त कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो गई जब उसकी जान बाल बाल बच गई, जब वो एक जंगली हाथी के सामने गिर पड़ा। हाथी को देखकर लोग इधर से उधर भागने लगे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी को जंगल में छोड़ दिया है। लगातार जंगली जानवरों की दस्तक से स्थानीय निवासियों में चिंता बढ़ती जा रही है। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है और इस दिन दुर्गा पूजा का विधिवत शुभारंभ हो जाता है। हरिद्वार के शाकुंभरी देवी मंदिर समेत कई सिद्ध पीठों पर भक्त मां कात्यायनी की आराधना में लीन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा करने से भक्त को सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यह सभी कार्य को सिद्ध करने वाली, मनोकामना को इच्छित देने वाली और संतान को देने वाली, धन को देने वाली, ऐश्वर्य को देने वाली सभी मनोकामनाएं हमारे स्वच्छ मन से, अंतरात्मा से शुद्ध और पवित्र होकर के आसन में बैठ करके माँ का ध्यान करते हुए उसका स्मरण करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। उसकी पूजा के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। उसके लिए जो भी सामग्री हमें आवश्यकता है, फल है, पुष्प है और मिष्ठान है, धूप है, दीप है, नैवेद्य से भक्ति भावना से आराधना करते हुए माँ कात्यायनी के मंत्र का जाप करते हुए, भगवती का जाप करते हुए उसका पूजन और आराधना करें। शारदीय नवरात्र पर देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन उत्तराखंड के चंपावत में इस बार प्रसिद्ध मंदिर पंचेश्वर महादेव मंदिर में नवरात्र के बावजूद सन्नाटा पसरा है, जिससे स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश है। लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। चंपावत में पंचेश्वर के लोग परेशान, जान जोखिम में डाल कर रहे सफर। हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार? उत्तराखंड के चंपावत में नदी किनारे से होकर सफर करना लोगों के लिए मुसीबत है। पिछले दिनों आई आपदा में सड़क मार्ग पूरी तरह बर्बाद हो गया, जो अब तक बना नहीं। लिहाजा पंचेश्वर के लोग इसी तरह जान जोखिम में डालकर नदी किनारे से सफर करने को मजबूर हैं। चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के साथ साथ नेपाल राष्ट्र के लोगों का प्रमुख आस्था का केंद्र पंचेश्वर क्षेत्र के पंचेश्वर महादेव मंदिर में नवरात्र होने के बावजूद सन्नाटा पसरा हुआ है। मंदिर को जाने वाला पैदल मार्ग आपदा में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चंपावत जिले के श्रद्धालु और पर्यटक मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे। पहले तो मैं सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमें पंचेश्वर बाबा के धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम लोग आए, लेकिन जो हम यहाँ आए तो हमने देखा कि यहाँ कच्चा रास्ता अभी यहाँ के ग्रामीणों ने बनाया है और मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने वहाँ पर पहुँचने की हमारे श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाई। लेकिन अब ऐसा है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि इसके ऊपर है पूरा हमारा सेल सल्ला और ये वाला इलाका पड़ता है और ये रास्ता अभी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है, जो ये हमारा कंक्रीट मार्ग था, और श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। नवरात्र में भक्तों की लगती थी भीड़, बादल फटने से सड़क हुई है बर्बाद, मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे श्रद्धालु। पिछले साल नवरात्र में दूर दूर तक क्षेत्रों के हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते थे। पंचेश्वर क्षेत्र के ग्रामीण बताते हैं कि पिछले दिनों क्षेत्र में बादल फटने से आई आपदा में सरयू नदी के चपेट में आने से मंदिर का मार्ग पूरी तरह से तबाह हो गया। लगभग ये मार्ग 400 मीटर का था, जिस कारण मंदिर पहुंचने में लोगों को अब काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने जैसे तैसे वैकल्पिक मार्ग का निर्माण तो कर दिया, लेकिन इस पर सफर करना हादसे को दावत देने जैसा है। नवरात्रि का टाइम है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है और ये जानलेवा भी हो रहा है, दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है। कोई अगर ऊपर से फिसल जाए तो नदी में तक पहुंच सकता है। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि इस रास्ते की तुरंत मरम्मत की जाए और इसको चलने योग्य बनाया जाए। सेल सल्ला जाना है कठिन, क्षतिग्रस्त मार्ग बनाने की मांग, प्रशासन से वैली ब्रिज की मांग। मंदिर जाने के लिए खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए काफी खतरा बना हुआ है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं वे काफी खतरा उठाकर मंदिर पहुंच रहे।
ग्रामीणों ने पिथौरागढ़ जिला प्रशासन से जल्द मार्ग दुरुस्त करने और चंपावत जिला प्रशासन से वैली ब्रिज बनाने की मांग की है। मार्ग क्षतिग्रस्त होने से श्रद्धालु के साथ साथ पिथौरागढ़ जिले के सैलसल्ला जाने वाले ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी हमारे यहाँ के ग्रामीण हैं इनको सुविधा मिले और एक खतरा न हो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये अब ऐसा स्थान हो गया, यहाँ पहले दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं एक आध बार, लेकिन अब जो है यहाँ का पूरा भूगोल बदल गया है और हम चाहते हैं कि यहाँ सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ दुर्घटनाएं हो चुकी हैं पहले। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ मतलब व्यवस्थाएं आने वाले टाइम में अच्छी हों, अच्छा रास्ता बने, अच्छी लाइटें लगे और लोगों के बैठने के लिए हट बने, और यही हमारी वो है प्रार्थना। उत्तरायणी पर्व में मेले पर पड़ेगा असर। पंचेश्वर में लगता है बहुत बड़ा मेला। पंचेश्वर क्षेत्र का व्यापार भी प्रभावित। इस मार्ग पर चलने के दौरान पैर फिसलने से यात्री सरयू नदी में गिर सकते हैं। मार्ग क्षतिग्रस्त होने से पर्यटक भी मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे, जिस कारण पंचेश्वर क्षेत्र का व्यापार भी प्रभावित हो रहा। लोगों ने कहा कि उत्तरायणी पर्व में क्षेत्र में काफी बड़ा मेला लगता है। अगर मार्ग ठीक नहीं किया गया तो मेला भी प्रभावित होगा। लोगों ने दोनों जिलों के प्रशासन से जल्द मार्ग निर्माण की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और उत्तराखंड की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहे और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।